रेशम जी ने कहा कि उन्होंने मुझे काम देना बंद कर दिया था। वो बहुत काम कर रही थी, मेरे काम से क्या होता है। खड़ोने का भी उन्होंने जिक्र किया है। कैसी फिल्म जो आप कहते हो कि वो बनाई तो बहुत मेहनत से थी, चली ही नहीं। जन्नत मिर्जा को देखने भी नहीं आए, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, हॉल ही खाली पड़ा हुआ है, कोई आया ही नहीं देखने के लिए। जन्नत मिर्जा को दोबारा कास्ट करेंगे? हाँ, उसका रोल बनेगा, जरूर लेंगे उसको। संगम के लिए उनको बुलाया था अमेरिका से, कहने लगा हाँ मैं कर लेता हूँ। उनका जी हमें तो कबूल नहीं है ये। उन्होंने फिल्म खरीदी हुई थी, वो फिल्म छोड़ के भाग गए। कहने जी शान नहीं चाहिए, शान के सामने खड़ा कर दें वो बोल नहीं पाएगा। चूड़ियाँ 1 जब बनानी शुरू की और सब मामला चले तो कंट्रोवर्सी एक बनी थी कि जी प्रोड्यूसर्स ने शान को मारा। इज इट ट्रू सर? हाथ रखा उसने, ऐसे मुझे देखा, कहती शाह जी हाथ फड़े जाना उन छड़ना ना। अस्सलाम वालेकुम जी, सुनो पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ हम दोबारा से हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। और आज मेरे साथ जो मेहमान है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यश चोपड़ा की तरह बॉलीवुड के सैयद नूर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। बहुत सी फिल्म्स जो है इन्होंने लॉन्च की, बहुत से अदाकारों को इन्होंने लॉन्च किया, रेशम, रीमा, साइमा जी और भी बहुत से मुख्तलिफ सितारे जो हैं इन्होंने लॉन्च किए और मार्केट में इन्होंने नाम भी कमाया बहुत ज़्यादा। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बहुत सी बातें पूछेंगे, कंट्रोवर्सीज़ पे भी बात करेंगे, इनकी तबीयत का भी पूछेंगे और 73 एज होने के बावजूद भी कैसे इतने फिट हैं ये भी पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो। वेलकम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बेहतरीन। इतने अरसे बाद आपने टाइम दे ही दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं सर, कैसी तबीयत है, क्या चल रहा है आजकल? एक ही काम आता है, फिल्म बनाना, और उसी पे काम करते रहते हैं। कभी एडिटिंग होती है, कभी स्क्रिप्ट होता है, कभी शूटिंग होती है। जब तीनों नहीं होते तो फिल्म देखना पड़ती है। अच्छा, फिर फिल्म देखते हैं, सीखते हैं। खुद भी देखते हैं हाँ, फिल्में फिर? बहुत देखता हूँ मैं तो रात को अपने बेडरूम में जब जाता हूँ तो मैं फिल्म लगा के सोता हूँ। वाह। चलती रहती है और जब नींद का गलबा आता है तो मैं ऑफ कर देता हूँ। तो फिर ये एक आपका रियाज है एक तरह से। हाँ, कि आप कि आप सीखते हैं। एजुकेट होते हैं कि आज सिनेमा कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या चीज़ माइनस हो गई है, क्या चीज़ प्लस हो गई है, डिजिटल सिनेमा के आने से क्या फ़र्क पड़ा है। तस्वीर तो साफ़ हो गई है लेकिन आर्ट कहाँ गया? आर्ट नज़र नहीं आता। आर्ट कहाँ गया? देखो ना, मैंने अभी मिसाल दे रहा था कि फिल्म हुआ करती थी जैसे पेंटिंग होती है, रंग चूज़ होते थे, टोन चूज़ होती थी, हर चीज़। तो अभी डिजिटल में क्या है, क्लिक है, वो आर्ट है और ये क्लिक है, डिजिटल वर्क है। यस। तो इतना फ़र्क है। तो बहरहाल उसमें भी जिए थे, इसमें भी जिएंगे। हाँ, जीना तो पड़े इस दुनिया में आए तो जीना तो पड़ेगा। सर अच्छा, हम थोड़ा सा स्टार्ट से आते हैं आपके बैकग्राउंड से। माशाल्लाह 73 इयर्स और फिल्म इंडस्ट्री में 53 इयर्स आपने काम किया, मतलब 22-23 साल की उम्र में अंदाज़न 21 साल की उम्र में। तो सर मुझे ये बताइएगा कि कैसे शौक़ पैदा हुआ, कहाँ से स्टार्ट किया, पहली सैलरी क्या थी, कुछ ज़रा स्टार्ट से आते हैं थोड़ा सा। सैलरी तो खैर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मिली भी कि नहीं मिली, लेकिन काम की तरफ ध्यान था। देखिए मैं बचपन से ही एक सेंसिटिव चाइल्ड था। मैं सोचना कि ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, और ये मेरे अंदर थी बात। मेरा ख्याल है 8वीं क्लास में मैंने पहला आर्टिकल लिखा था 2 फूलों के ऊपर। अच्छा, उनकी गुफ्तगू, फूलों की गुफ्तगू हो रही थी। हाँ, कि वो देखो हम कितने खूबसूरत हैं, लेकिन अभी ये बच्चे आएंगे शरारती, हमें तोड़ लेंगे। ये शाख जिस पे हमारी माँ ऊपर बैठी है, इसे हमें जुदा कर दिया जाएगा, बगैर ये सोचे कि हम इसी पे खूबसूरत लगते हैं। वाह। तो इस टाइप से था। तो वो बड़ा कोहिस्तान अखबार होता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 67 नहीं 67 की, 66 ठीक है, आफ्टर वॉर। ओके, 65 की वॉर हुई थी ना, 65 की वॉर के बाद। तो वो बड़ा अप्रिशिएट हुआ। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। जब कॉलेज में गए तो फिर मुंसलिक हो गए बाकायदा कोहिस्तान के साथ। अच्छा, तो कोहिस्तान जो अखबार था वो था मिकलो रोड के ऊपर, जहाँ सिनेमा की भरमार जी। जब फारिग होते थे फिल्म में घुस जाते थे। दिलीप कुमार उस वक्त बड़े हमारे फेवरेट। दिलीप रोमांटिक तबीयत रोमांटिक थी, इसलिए उनकी फिल्में अच्छी लगती थी।
जैसे तराना बहुत अच्छी लगी, आन बहुत अच्छी लगी, बाबुल, दीदार, ये सब फिल्में। तो वो अंदर एक फिल्म जो है ना चलती रहती थी, डेवलप होती रहती थी। तो फिर ऐसा हुआ कि कोहिस्तान अखबार जो है बंद हो गया, हमारा रोटी रोज़ी वहाँ से ख़त्म हो गई। तो मैंने सोचा अब क्या करें, तो मैं अपने आप को लेके बैठा कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरा शौक़ है और मेरा प्रोफेशन बन जाए। क्या बात है। तो मैं लिखना रखूँ जारी या क्या करूँ। तो आया कि नहीं, फिल्म मुझे बहुत है, डायरेक्शन, फिल्म की डायरेक्शन करनी। तब मैंने 70 में आ गया था। तो 70 में आके मैंने जनाब एस सुलेमान साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, संतोष साहब के और दर्पण साहब के छोटे भाई, जिनका फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा एक मुकाम और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक पुश भी किया, उनके पास मैं आके असिस्टेंट हो गया। अच्छा। 5 साल में उनको असिस्ट किया, 5 years। आज का बच्चा तो 2 महीने के बाद कहता है जी मैं डायरेक्टर बन गया हूँ। 5 साल मैंने असिस्ट किया। 5 साल असिस्ट किया। 76 में मैंने पहली फिल्म लिखी बतौर राइटर, वो मुझे एक चांस में मिल गया, मैंने लिख दी। मैंने स्क्रीन प्ले, एक्चुअली फिल्म राइटिंग इज अ स्क्रीन प्ले, टोटल बेस्ड ऑन स्क्रीन प्ले। आप अंग्रेज़ी फिल्में देखें, वहाँ कहीं आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा स्टोरी बाय और डायलॉग बाय, ना, स्क्रीन प्ले बाय। ऑल राइट, ये टाइटल होता है। तो फिल्म की जो रीढ़ की हड्डी है वो स्क्रीन प्ले है। क्योंकि मैंने 5 years असिस्ट किया था सुलेमान साहब को, तो मैं नो हाउ मुझे हो गया टेक्निक पे, फोटोग्राफी क्या है, एडिटिंग क्या है, ठीक है, राइटिंग क्या है, लेबॉर्ट्री में कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें समझी। तो मुझे जब आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो ये टेक्निकली ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो वो ऐसा स्क्रीन प्ले लिखा गया कि वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। सोसाइटी का नाम था उसका, और मेरे ऊपर बहुत आदत फिल्मों की। हर डायरेक्टर के लिए मैं फिल्में लिख रहा हूँ, और मैंने 250 के करीब फिल्में लिख डाली 92 तक। 250 से ज़्यादा नहीं, वो आगे ज़्यादा आगे आएंगे। फिर 73 से मैं डायरेक्शन शुरू की। ओके। 50 फिल्में वो हैं, फिर वो मिला लें कितना होता है 55। तो ये मेरा था सफ़र कि 250 फिल्में लिखने के बाद डायरेक्टर बना, और डायरेक्टर बनने के बाद मैंने मैक्सिमम वो फिल्में बनाई जो डिफरेंट थी, एक से एक नहीं मिल रही थी। अच्छा। स्टोरी वाइज तो मेकिंग तो मुझे अपने उस्ताद से मैंने सीख ली थी। सीखना क्या होता है, आपको कोई पकड़ के नहीं बताता कि ये शॉट इस तरह लेना है। आप वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको याद आता है ये इस तरह लिया था, इस तरह लिया जाए तो गलत होगा, इस तरह लिया जाए तो सही होगा, इस तरह लिया जाए तो और बेहतर होगा। मैं ये आपकी अब सोच बनती है। ठीक। तो इस तरह मैं डायरेक्टर बन गया, और अभी तक डायरेक्टर हूँ। वाह। और आगे देखो क्या होता है। सर कोई अभी प्लान है कुछ लॉन्च करने का? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा तो कहीं भी गैप नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं इस वक्त मुल्क के, लोगों के पास पैसे नहीं है फिल्म देखने के लिए, क्योंकि उनको बिलों की फिक्र है, बिजली के। देखिए, सिनेमा एक तफरीह है, और तफरीह के लिए इंसान उस वक्त तैयार होता है जब वो आसूदा होता है, जब उसने बिजली का बिल दिया होता है, बच्चों की फीस दी होती है, रिलैक्स होता है। हाँ जी, घर का राशन डाला होता है, फालतू पैसे होते हैं, क्या करें, चलो फिल्म देखते हैं। चलता है। तो भी फालतू पैसे नहीं है लोगों के पास। ये कुछ लोग हैं जो फिल्म से लव करते हैं, वो पता नहीं कैसे आ जाते हैं। और फिर मल्टीप्लेक्स में टिकट इतना महंगा हो गया, मासिस को दूर कर दिया इन्होंने। जो मेरी फिल्म थी एक चूड़ियाँ, बिल्कुल 35 रुपये की टिकट थी वहाँ, तो 40 करोड़ का बिजनेस था। 35 रुपीज़, यहाँ 1200 रुपये का, 1500 रुपये का टिकट है, और इतना बिजनेस किसी फिल्म का नहीं होता। इसके रीज़न क्या है कि मासिस, पूरी फैमिलीज आती थी फिल्म देखने के लिए, बार बार आती थी, अफोर्ड करते थे। सर लेकिन बॉलीवुड बंद होने के बाद कोई इफेक्ट नहीं ज़्यादा आया?
बिल्कुल सिनेमा लोग जाना छोड़ गए, देखें ये देखना छोड़ हमारे गए। हाँ बिल्कुल, पता नहीं कि मुझे नहीं समझ आई क्या रीज़न, क्या समझते हैं आप कि ये बंद करने की? लोग नहीं, बंद तो इंडिया की तरफ से हुआ था, ठीक है। हमारी तरफ से तो नहीं हुआ, इंडिया की तरफ से हुआ था। मोदी की कोई पॉलिसी थी ऐसी, उन्होंने बंद किया था। तो लेकिन हमारे लोगों ने फिल्म सिनेमा जाना छोड़ दी, इंडियन फिल्म्स के लिए जाते थे। बज़ाहिर तो यही लगता है सर। हाँ, तो कुछ कदरे हौसला दिया मौला जट ने, हाँ, लशारी साहब की फिल्म ने, तो बड़ा अच्छा रहा। तो फाइट बैक करनी है। अभी देखें ना, इंडियन पंजाबी फिल्म आती है, जी, लोग जाते हैं। लोग जाते हैं। तो मैंने इसीलिए एक ऐसी पंजाबी फिल्म बनाई है जो पाकिस्तानी टच तो होगा उसमें, लेकिन इंडिया को भी टफ टाइम देंगे उसमें। अच्छा, हाँ, उस फिल्म का नाम है ललकारा सिंह इन लाहौर। ललकारा सिंह इन लाहौर। ललकारा सिंह यंग बॉय, ठीक है। टीनेज बॉय है जो लाहौर आया है लाहौर देखने के लिए, चंडीगढ़ से ठीक है। वीज़ा लेके, और ऐसे इम्प्रेशन के साथ आया कि क्या होगा लाहौर, हमारा जो चंडीगढ़ ऐसा है, हाँ। हमारा पंजाब ऐसा है। वो जब आके लाहौर देखता है, थ्रू हिज आइज मैंने एक्सप्लोर किया है लाहौर, पुराना लाहौर और नया लाहौर। और वो देखता है तो लोगों से मिलता है, लोगों की मोहब्बत, लोगों की चाहत, लोगों के रवैये, खाने, लोकेशंस, सड़कें, हर चीज़, सफाई, ये सब देखता है और सब लोगों से मिलता है, और उसका माइंड चेंज होता चला जाता है लाहौर के बारे में। हाँ, पाकिस्तान के बारे में। लाहौर इज़ द फेस ऑफ पाकिस्तान। तो वो जनाब यहाँ रिश्ते बन जाते हैं दोस्तियों के उससे। जब जा रहा होता है कहता मैं तो पता नहीं क्या सोच के आया था, लेकिन अब ये सोच के जा रहा हूँ कि मैंने हिंदुस्तान को बताना है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेखे हो जमिया ही नहीं। वाह, आप इसको दोबारा से ज़िंदा करने लगे हैं जुमले को, हैं? हाँ। अभी भी है, लेकिन एक चीज़ है कि अब वाकई लाहौर लाहौर है, ये तो हर बंदा मानता है और इसमें कोई शक भी नहीं है। जी हाँ। इनकी मेहमान नवाजी की बात हो, इनकी खानों की बात हो, पकवानों की, तो वो भी मुनफरिद हैं। अच्छा सर, जब आप फिल्म्स बनाते रहे, मतलब 300 से ज़्यादा फिल्म्स बन जाती हैं, कोई ऐसी फ़िल्म जो आप समझते हो कि बहुत दिल के करीब हो, और कोई एक ऐसी फ़िल्म जो आप कहते हो कि वो बनाई तो बहुत मेहनत से थी, चली ही नहीं? हाँ, दिल के करीब तो खैर सारी फिल्में हैं, लेकिन एक फ़िल्म का मुझे बहुत अफसोस है, रिसेंटली जो मैंने बनाई थी, तेरे बाजरे दी राखी, जन्नत मिर्ज़ा, जिसको जिसमें आपने लीड पे लिया था। बिल्कुल, लीड पे। यस। उसमें और भी लोग थे, मसलन सैमा जी भी थी, हाँ जी। उसमें बाबर भी था, उसमें हीरो नया इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें शफकत चीमा भी था मेरा ख्याल में, बहुत सारे लोग थे। ठीक है। लेकिन वो फिल्म आए नहीं लोग देखने। चलना ना चलना दो बात की बात है। आप आए, हाउसफुल हो, आपको फिल्म बुरी लगे तो आप कहें जी बकवास है, फिल्म फ्लॉप है। हाँ, ठीक है। अब हॉल ही खाली पड़ा हुआ है, कोई आया ही नहीं देखने के लिए, तो आप उसको बुरा कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, जब आपने देखी ही नहीं है, आप किसी चीज़ को देखे बगैर कैसे कह सकते हो कि ये अच्छी नहीं है, बुरी? लेकिन यही प्रोपेगेंडा हुआ सोशल मीडिया पे जी, फिल्म देखने नहीं आए लोग, लोगों को पता था बुरे हैं। किसी ने कहा जी जन्नत मिर्ज़ा को देखने भी नहीं आए, उसके इतने फॉलोअर्स हैं। हाँ, 25 मिलियन सर फॉलोअर हैं, ये तो फैक्ट है। लेकिन बात यह है कि उन सर 25 फॉलोअर्स का मिलियन मतलब फिर फॉलोअर्स भी सर, फॉलोअर्स मतलब ही ये है कि आप उसे फॉलो करते हो, उसको देखते हो, उसे पसंद करते तो हो। आप हम लोग जो फिल्म के मालिक थे, हमने उस फिल्म को फेंक दिया, उसकी कोई हाइप नहीं बनाई, उसको बताया नहीं। देखें, आज आप एक इनविटेशन शादी का भेजते हैं ना, हाँ जी। अपने रिश्तेदार को, पहले इनविटेशन भेजते हैं, फिर आप फ़ोन करते हैं, हाँ, फिर आप जब करीब आता है तो याद रखना आना है, हाँ, तीसरा फ़ोन करते हैं, चौथा Yes. फ़ोन। तो ये तो नहीं कि आप फिल्म लगा दें और कहें जी लोग आ जाएंगे, लोग नहीं। ऐसे नहीं है, तो ऐसे नहीं लोग होता। अभी ये जो फिल्में कामयाब हुई हैं उनके पीछे हाइप देखे कैसे, चैनल्स ने रिलीज़ की है, चैनल उसके मालिक थे, Yes. उन्होंने प्रोड्यूस की थी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने उस लेवल पे इसको नहीं देखा। बजटिंग इस तरह से रिलीज़ नहीं की कि क्या वजह क्या बनी थी इस पे? बजट वैसे तो टोटल कितना आया था सर मूवी पे? मूवी पे 6 करोड़ 6-7 करोड़। इतना ही होगा। तो सर क्या मीडिया रिलीज़ सही तरह से नहीं हो सकी? रिलीज़ ही नहीं किया ना, यानी हाइप नहीं बन हाइप सकी। नहीं बनाई सोशल मीडिया के थ्रू, और ये एग्जैक्टली, प्रीमियर्स। एग्जैक्टली।
बस कुछ होता है, मुकद्दर की भी बात होती है। लेकिन यार दोस्तों ने बड़ा बना लिया जी, जन्नत मिर्ज़ा को सैयद नूर कहता जी उसके फॉलोअर्स नहीं देखने आए। भी उसके फॉलोअर्स को पता चलेगा तो आएगा ना। और फिर नहीं सर, उन्होंने अपने भी सोशल मीडिया पे नहीं लगाई थी ये चीज़। आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन उसने उस बच्ची ने बड़ा अच्छा काम किया था, बहुत अच्छी लगी थी, बहुत सोबर अंदाज में उसने काम किया था। और बस बैड लक। लेकिन सर ये डिसीजन आपका था कि इसको एज अ हीरोइन आपने लॉन्च करने का मैंने सोचा उनसे था? रब्ता किया था। अच्छा, लेकिन सर उन्होंने पहले कोई ड्रामा नहीं किया हुआ था, कुछ भी नहीं किया था? मैंने तो जितने लोग इंट्रोड्यूस कराए हैं सर, उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता। हाँ, कुछ भी नहीं। देखिए, जब मैंने पहली फिल्म बनाई 93 में, कसम, इरम हसन और सलीम शेख को इंट्रोड्यूस कराया था उसमें, जावेद शेख के भाई। जी। दूसरी फिल्म बनाई जीवा, बाबर अली को और रेशम को इंट्रोड्यूस कराया। तीसरी फिल्म बनाई जीवा, सरगम, अदनान समी और ज़ेबा बख्तियार। अदनान समी की भी शायद लॉन्च उसी मूवी में हुई थी। यस। फिर घूंघट, अरबाज खान इंट्रोड्यूस हुए और शान छोड़ गए थे फिल्म इंडस्ट्री, इनको वापस बुलाया और उसमें साइमा और वो दोनों। फिर दीवाने तेरे प्यार के, मोहम्मद राना और जिया अली, ये बहुत चली थी वो फिल्म। इस तरह हर फिल्म में लोगों को मैंने, इसलिए कि जब आप नए लोगों के साथ काम करते हैं, पहली तो बात यह है कि आपकी आंख ऐसी होनी चाहिए कि आप टैलेंट को पहचान लें। यस, डायरेक्टर आए। और दूसरी बात यह है कि आप जब नए लोगों के साथ काम करते हैं तो खुद भी नए हो जाते हैं। हाँ, इट्स ट्रू। आपका काम भी नया हो जाता है। बिल्कुल, आपको पता चल जाता है अब नए यूथ में किस तरह से चलना है, कैसे वो क्या पसंद है, ना पसंद है। मिसाल के तौर पर पता चल जाता है प्रोज एंड कॉन्स। एक एक्टर है जो ऐसे कप उठा के ऐसे ही रखता है, 4-5 फिल्मों में रख चुका है वो इस तरह, क्योंकि वो सुपरस्टार है। यस। अब नया एक्टर जब आएगा, जब वो ऐसे रखेगा तो वो नया लगेगा। इसलिए नए लोग जो हैं आपकी सोच को, आपकी मेकिंग को, हर चीज़ को एक नया रंग दे देते हैं। उसमें वो एडजस्ट हो जाते हैं अच्छे तरीके से। पानी की तरह होता है ना। यस। नया एक्टर पानी की तरह होता है, जिस शक्ल में आप चाहेंगे वो ढल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुराना एक्टर जो है वो अपने एक्सपीरियंस में आ जाता है और वो उसकी स्माइल जो है फिक्स है, उसने ऐसे ही उसका देखना उसका फिक्स है, उसका गुस्सा एक तरह का है। बिल्कुल। तो वो इतनी बार कर चुका होता है कि सबको मालूम होता है, वो नया नहीं लगता। जन्नत मिर्ज़ा ने एक जगह पे ये कहा कि फिल्म ना चलने की वजह वो थी कि कुछ जो अब नई यूथ देखना चाहती है, जिस तरह की चीज़ें, उसमें वो चीज़ें नहीं थी, उसमें घोड़े भाग रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने ये सुना है जो उन्होंने कहा, उनके ख्याल में वो चीज़ होगी। बच्ची है ना उसको। तो सर आप क्या समझते हैं कि शायद ये वजह भी थी कि मैं आपको वजह बताइए, वजह ये तब होती कि जब लोग देख के इस पे इतराज़ करते हैं। जन्नत का इतराज़ अपनी जगह। हाँ, अगर लोग आए होते और लोगों ने वो फिल्म देखी होती और ये इतराज़ किया होता तब मैं मान लेता। मतलब आप कहते हैं कि ये वजह नहीं थी, लोग आए ही नहीं, देखने ही नहीं आए। लेकिन सर फिर भी बड़ी बात है, आपने ये सारी चीज़ें देखी और फेस भी की। नहीं, मानना चाहिए। देखिए जो है, मैं गलती नहीं मानेंगे तो आप उससे अगली फिल्म अगर बनाते हैं इन फ्यूचर, मैंने अभी से प्लान कर लिया। प्लान तो कर लिया है, जन्नत मिर्ज़ा को दोबारा कास्ट करेंगे? हाँ, उसका रोल बनेगा, ज़रूर लेंगे उसको। मेरी प्रोडक्ट है वो। क्या बात है, मेरी प्रोडक्ट है। मतलब आप रिस्क भी लेते हैं? रिस्क ही होता है सर, फिल्म है ही रिस्क, टोटल रिस्क है। वेरी नाइस। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जब घूंघट में ये नुमान इजाज़ साहब थे उस रोल में, शान वाले रोल में, तो इनका कोई काम पड़ गया, पता नहीं क्या हुआ, जो चले गए। तो शान को मैंने कहा आप कर लो। शान फारिग थे बिल्कुल, बल्कि संगम के लिए अच्छा उनको बुलाया था अमेरिका से। कहने लगा हाँ मैं कर लेता हूँ। लेकिन जब उसको किया तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने कहा जी हमें तो कबूल नहीं है ये। अच्छा। हाँ, जिन्होंने फिल्म ख़रीदी हुई थी वो फिल्म छोड़ के भाग गए, कहने जी शान नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं, शान होगा।
मैंने कहा अच्छा मुझे पता है कि शान को ये रोल सूट करता है और शान बहुत अच्छा करेगा, लेकिन उसकी उस वक्त मार्केट वैल्यू ऐसी नहीं थी जिसके जो उन्होंने पैसे दिए हुए थे, जिन्होंने सर्किट में सिनेमास के लिए ख़रीदी हुई थी फिल्म। लेकिन जब फिल्म लगी, रिलीज़ हुई, तो शान लोगों को याद था पूरी फिल्म में। उसके बाद उस फिल्म के बाद आज तक शान सुपरस्टार है, नो डाउट। आज तक। वो पाकिस्तान के शाहरुख खान है। नहीं, वो पाकिस्तान का शान है। ये भी है। शाहरुख खान क्या चीज़ है? हाँ। शाहरुख खान को शान के सामने खड़ा कर दें, वो बोल नहीं पाएगा। हमने उनको काम करते हुए देखा है, वो इतनी रिहर्सल्स करते हैं, इतने कंफ्यूज होते हैं। शान तो 2 घंटे इधर करेगा शूटिंग, और 2 घंटे अगर दूसरी फिल्म जाके करेगा तो उसका फ़र्क होगा कॉन्फिडेंस लेवल। अच्छा। तो हमें हमारे साथ ही मिलाएं, इंडियंस के साथ ना मिलाएं। वो तो हमारी आर्टिस्टों के नाम भूल जाता है। शाहरुख बुलाते हैं हमारी आर्टिस्टों को तो कहते हैं कि कुछ और ही नाम ले लेते हैं। तो हमें तकाबुल में लाना है, किसी के कंपैरिजन में मत लाएं। हर किसी का अपना एक मुकाम है। बेशक। शाहरुख का अपना मुकाम है। देखें आज वो अमिताभ से बड़ा एक्टर माना जाता है, उसका मुकाम है। हमारे यहाँ नहीं है भाई। हमारे यहाँ शान है। जितने ही हैं, जितने भी मेरे लिए आप हैं, मेरे लिए आप शाहरुख से बेहतर है, क्योंकि मेरे पाकिस्तान के हैं, बिल्कुल मेरी इंडस्ट्री के हैं। तो हमें फ़ख्र करना चाहिए। हम पता नहीं क्यों अपने आप को इतना वो दूसरों के सामने लिटा देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ये अब जो अभी रिसेंट हीरा मंडी भी आई, हमने देखा कि हमारे पाकिस्तानी किसी भी चीज़ पे क्रिटिसिज्म करने में ना पीछे नहीं रहते। अपनी चीज़ ख़ास तौर पर कोई लॉन्च करे तो उस पर तो बहुत ज़्यादा नाकदीन और तनकीद करने वाले आ जाते हैं। तो सर कोई और करे तो फिर तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं। और ये क्या सर, इसका क्या आप कहेंगे, इसका जवाब है कोई? नफसियाती तौर पे हम इंडिया को बहुत अपने सर पे हमने चढ़ाया हुआ है। उनका कुछ भी हो, कोई एक्टर चला जाए वहाँ से होके आ जाए तो वो सुपरस्टार बन जाता है, चाहे उसमें वो क्वालिटीज़ हों या ना हो। वो सुपरस्टार्स वाली जो इंडिया में काम करके है, पैसे भी डबल हो जाते हैं सर? नहीं, पैसे वो डबल कर देते हैं। वो इंडिया से होके आते हैं ना, तो वो फिर कहते हैं हमें इंडिया जैसे पैसे दें। अच्छा। ये अपने मुल्क को सर्व करने में किसी के अंदर ये जज्बा नहीं है कि अपने मुल्क को सर्व करना है। अपनी मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री जो कमज़ोर पड़ रही है उसको ताकतवर बनाना है। कोई नहीं बनाता, किसी के दिल में ये दर्द नहीं है। क्रिटिसिज्म सब करेंगे, उंगली सब उठाएंगे, इसको बुरा सब कहेंगे, जाहलों की इंडस्ट्री ज़रूर कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, लेकिन ख़ुद जाहलों के बीच में आके अपने आप को एजुकेट साबित नहीं करेंगे। सही बात है। तो ये मसाइल हैं। अच्छा सर, वो जिस तरह पिछले दौरों की बात कर लेते हैं कि फिल्म्स बनती थी गुजरों पे, हाँ, घोड़ों पे, और लाठियाँ पकड़ी होती थी और फुल तोतियाँ, और मतलब जो स्टाइल होता था एक पंजाबी मूवीज़ का, फीमेल को सेक्सुअलाइज भी किया जाता था उस टाइम पे। तो सर इसकी क्या ख़ास रीज़न थी कि हमारी ऑडियंस वो देखना चाहती थी या डायरेक्टर्स वो दिखाना चाहते थे? कुछ इस तरह से था। डायरेक्टर कभी भी नहीं दिखाएगा, डायरेक्टर वो दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। हाँ, देखें ये गुज्जर और ये 20 साल इस फिल्म इंडस्ट्री को उन फिल्मों ने चलाया। बारिश वाले गाने भी आते रहे सर। बारिश वाले गाने उन गानों से बेहतर थे जो कई फिल्मों में वो बेहुदा डांस। बारिश होती नहीं है हमारे मुल्क में, होती है ना, yes. बारिश में गाने भी होगा। क्यों नहीं होगा? या तो तब एतराज़ करें कि हमारे मुल्क में बारिश नहीं होती और बारिश वाले गाने आते, बारिश वाले गाने आते। उसके बाद से ज़्यादा बारिशें होने लगी। क्या कुछ देखो, फिल्म लार्जर देन लाइफ मीडियम है। यस, जो आप नहीं सोच सकते दैट इज़ फिल्म। हाँ, जो आप नहीं सोच सकते कि यहाँ बारिश आएगी, वो बारिश हो जाती है। नहीं सोच सकते कि ये 50 आदमियों को अकेला आदमी मार देगा, वो मार देता है। हाँ सर, मेरा ये भी सवाल था आपसे एक, वही ना,
कि 50 आदमियों को अकेला शान अकेला 150 बंदा मार देता हीरो था। है ना, और गोलियां भी लगी होती थी, 50-100 गोली खा के फिर जिंदा हो जाता था और फिर मार देता था। ये हीरो है ना, ये हीरो है ना। फर्स्ट ब्लड का रैम्बो भी है ना, यस, पूरी रशियन आर्मी को अकेला तबाह मार कर देता दिया। है। यस, ये 2 रोबोट्स आ जाते हैं पूरे न्यूयॉर्क के तोड़ देते हैं, ये कैसे है? दैट इज फिल्म। ये मद्रासी फिल्में जमीन पे पाँव मारते हैं तो हाँ। जीप उलट रही है, दैट इज फिल्म। हम सिर्फ अपने आप को ही क्यों देखते हैं? सर मुझे हमें लगता है कि तामिल ने हमें कॉपी तो नहीं किया। नहीं, तामिल को तो कॉपी बॉम्बे भी कर रहा है इस वक्त। यस, अब करना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। हाँ, वो हर सिनेमा जो है, देखें वो नॉर्मन विजडम एक बहुत बड़े कॉमेडियन। अच्छा, उस ज़माने में हम देखते थे कॉमेडी में वो दूध बेचने के लिए जा रहे हैं, डेयरी उनके पास वो गाड़ी है छोटी सी जिसमें वो दूध की बोतलें उन्होंने रखी हुई हैं और वो ट्रैफिक में उसे जल्दी पहुंचना है, दूध पहुंचाना है। ऐसे उसने गाड़ी काटी है, गाड़ी ऐसे उलट गई है तो एक हाथ से उसने ऐसे गाड़ी को सीधा कर लिया, फिर उलट गई, सारी बोतलें जा रही टक 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 टक, सारी बोतलें उसने इकट्ठी कर फिर उसने लगा दी। हाँ, कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। दैट इज फिल्म। लोग ये हीरो क्या हो गया? हीरो, ये एंजॉयमेंट है, एंजॉय करते हैं आप जाके। तो अगर आपने वहाँ जाके ये देखना है कि भाई रियलिटी ये है, तो वो तो आप देख के भी गए हैं या फिल्म से बाहर निकल के जब जाएंगे तब भी देखेंगे समथिंग बिग इन फिल्म। अच्छा सर, एक चीज़ थी कि चूड़ियाँ 1 जब बनानी शुरू की और सब मामला चले तो कंट्रोवर्सी एक बनी थी कि जी प्रोड्यूसर्स ने शान को मारा। इज इट ट्रू सर? नो नो, शान तो उस फिल्म में थे ही नहीं, चूड़ियाँ में शान तो नहीं थे। ये बातें बनी हैं, मतलब जो नेट पे भी पड़ी परसेप्शन हुई हैं। ऐसे बना दिया लोगों ने, झूठ मूठ पता नहीं क्या शान के हवाले से। और शान बहुत डिसेंट बच्चा है और पढ़ा लिखा बच्चा है, एचिसन का पढ़ा लिखा है, फिर अमेरिका में उसने पढ़ा है। बिहेवियर और फिर उसके घर में जो 2 कदावर शख्सियतें हैं, उनके वालिद रियाज शाही साहब, उनकी मदर मैडम नीलो, जिनकी गोद में वो पला बड़ा है, तो वो है मोस्ट डिसेंट और एजुकेटेड पर्सन। सर फिल्म्स उन्होंने क्यों कम कर दी काम करना? लोगों के पास बिजनेसेस करने के लिए पैसे नहीं है, ये भी एक बिजनेस है। देखिए दुनिया में फिल्म को फंड किया जाता है, दुनिया में। ये चार्ली चैपलिन, ये प्रोडक्ट थी, फंडेड प्रोडक्ट थी, इसके पैसे दिए गए थे, फिल्म्स बनाए। यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो फंडेड हैं, जिन्होंने जिनकी फिल्में फंडेड थी, उस पर ख़ास वो इशू बेस फिल्म उजागर करना। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यहाँ कोई इदारा ऐसा होना चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती सर? देखें, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने एक इनिशिएटिव लिया था जी, बड़ी उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, बड़ी मेहनत की उस खातून ने, नो डाउट। और हमें बहुत उम्मीदें थी कि फिल्म इंडस्ट्री वालों को कि ये अच्छा हो जाएगा कुछ। ठीक है। और जब वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा था तो उनकी गवर्नमेंट चली गई, और जब वो वापस आई फिर उनकी गवर्नमेंट आई तो उनको वो मिनिस्ट्री नहीं मिली, तो हम फिर यतीम हो गए। वरना हमें बहुत उम्मीदें थी उनसे, तो एक फिल्म पॉलिसी भी बन गई थी, फंड भी कायम हो रहा था। अता तारड़ साहब नहीं, अब कुछ इन्होंने कोई पॉलिसी को उसको दोबारा से नहीं निकाला कि यार? अता तारड़ साहब की दाढ़ी है ना, वो फिल्म में नहीं, मुझे लगता है नहीं, लग रहा है ना कि नहीं, नहीं बात नहीं बननी। नहीं। बस सर आजकल ये जो है ना, अब सारे आर्टिस्ट जो हैं वो दाढ़ियाँ शाड़ियाँ रख रहे हैं और साथ साथ वो बड़ी गलत बात है। देखो, आप वक्ती तौर पे आप फैशन कर लेते हैं दाढ़ी रख के अपने आप को, लेकिन आप प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को आप मुसीबत में डाल देते हैं कि वो आपको क्या नया चेहरा बनाए, आपको क्या प्रेजेंट करे। अच्छा, तो दाढ़ी में ही आप आएंगे। आप एक्शन हीरो हैं, दाढ़ी में हैं। आप क्लर्क हैं, आप दाढ़ी में हैं। आप चपड़ासी हैं, आप दाढ़ी में हैं। आप प्रेसिडेंट हैं, आप दाढ़ी में हैं। तो अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं सर, ये असल में ना लोग किसी और वे में ले जाते हैं कि हम उस दाढ़ी की बात नहीं कर रहे जो लोग प्रॉपरली इस्लामिक, नहीं, ये फैशन है, फैशन वाली दाढ़ी की बात कर रहे हैं, जो खादशाती मामला जिस तरह मैंने रखा हुआ है, हाँ, ये उसकी बात हो रही है। जरा क्लियर कर देना चाहिए आजकल सर, हम आपको पता है अच्छा किया भाई, वरना मुझे जूते पड़ते।
तो ये चीज़ आप लोगों को पहले क्लियर कर दी जाए। अच्छा सर, अब आपको मतलब प्रॉब्लम होती है इन आर्टिस्ट के लिए कि जब ये नहीं, मैं सोचता हूँ कि यार मैं इस हीरो को अगर लूँ तो मैं इसको अपना कोई गेटअप देना चाहूँ तो मैं कैसे दे सकता हूँ। उसको कहूँ शेव कर दो, वो कहेगा नहीं, मेरी 3 फिल्मों की कंटिन्यूटी है। ओ तेरी खैर, और वो तो शेव कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकता, मुझे मजबूरन उसको उसी तरह लेना पड़ेगा। तो ये बांधने वाली बात है क्रिएशन को। तो ये गलत है। मैं आप किसी भी एक्टर को देख लें, बड़े दिलीप कुमार से लेके आप अमिताभ बच्चन तक आ जाए। अमिताभ बच्चन ने तो बुढ़ापे में आके रखी है ना दाढ़ी, सब क्लीन शेव थे, क्लीन शेव होता। सर शान की कोई ऐसी बात जो शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ? शान को आप मेरे सामने नेगेटिव नहीं साबित कर सकते। आप इस इंतज़ार में है कि कोई ऐसी बात हो। मैं बार बार शान की जितनी बड़ी मैंने बात कर दी है, लेकिन मैं उसके बाद तो कोई बात ही नहीं। खूबी की बात कर रहा हूँ। खूबी मैंने कितनी बड़ी खूबी बयान की है कि एचिसन का पढ़ा हुआ है, अमेरिका का पढ़ा हुआ है, मैडम नीलो की गोद में पला है, रियाज शाह साहब का बेटा है, और सेल्फ नेगेशन उसमें बहुत है, किरदार में घुसना उसको आता है, वो किरदार बनना आता है। कोई एक कैरेक्टर जो आपने दिया हो जो ना कर सके हो, कोई ऐसा नहीं? देखिए, उसका जब कम बैंक है शान का, जब अमेरिका से मैंने बुलाया तो 2 फिल्में मैं कर रहा था। अब मैं उसकी खूबी बताने लगा। एक थी घूंघट, ठीक है, जिसमें वो एंग्री मैन था। अच्छा। एक ऐसा आशिक जिसकी बिलवड की शादी हो गई हुई है और वो उसको तंग कर रहा है। वो उसके पीछे उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जब आता था तो लोग घबरा जाते थे, ऐसा खौफनाक रोल था। उसमें दाढ़ी वाड़ी थी उसकी। पैरेलली दूसरी फिल्म मैं कर रहा था संगम। अच्छा। जिसमें वो एक शीशे के कमरे में बंद है, वो बाहर नहीं निकल सकता, और वो एक जो उसको फैसिलिटी मिली हुई है टीवी देखने की, ये देखने की, तो उसमें वो एक पॉप सिंगर को देख लेता है और इन लव हो जाता है, और वो बाहर नहीं निकल सकता। और वो अमीर बच्चा है, बाप ने बनाया हुआ उस शीशे का घर, उसमें वो सांस का मसला है उसका। तो डॉक्टर एक है, वो अरेंज करती है, उस सिंगर को बुलाती है कि एक मरीज़ है, उसको आप देखें। वो गाना नहीं, आप प्यार दिल में जगह, उसी में सही हो गया वो रेशम। तो फाइनली वो उस लड़की की खातिर वो शीशे का घर तोड़ के बाहर निकल जाता, मौत की परवाह नहीं करता, तेरी खैर, और मर जाता है इन द एंड। आशिक मर जाता है। और ये दोनों रोल थे। अब आप उसकी एबिलिटी देखें, उसके एक्टिंग की, ना, एक तरफ क्या कर रहा है, दूसरी तरफ क्या कर रहा है। तो हमें बहुत बड़ा एक्टर मिला है नदीम साहब के बाद। अच्छा सर, रेशम की बात हुई तो पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में रेशम जी ने कहा कि मेरे करियर में बड़ा किरदार तो है सैयद नूर साहब का, लेकिन उन्होंने मुझे काम देना बंद कर दिया था। ऐसा है? नहीं, मैंने काम किया, वो बहुत काम कर रही थी, मेरे काम से क्या होता है। खड़ोने का भी उन्होंने जिक्र किया है। हाँ, उसमें मुझे उन्होंने मिसयूज़ तरह किया है थोड़ा सा। अच्छा, एक फिल्म में मिसयूज़ किया तो बाकी फिल्मों में क्या किया? और फेवरेटिज्म होता था, ये तुम वो, इस तरह की बातें। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह उसका भला करे। मैंने तो उसके साथ बहुत अच्छा किया हुआ है, तो अगर वो नहीं समझती तो ना सही, लेकिन मैं उसके लिए कोई बात नहीं करूँगा। सही हो गया। बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए इंसान को। मैं उसको सिखाया है और उससे सीखा नहीं है। अगर वो मुझे ये सिखाना चाहती है कि उसकी तरह मैं भी बोलूँ तो मैं नहीं बोलूँगा। रीमा जी को किस तरह से लॉन्च किया? रीमा जी को मैं राइटर था। और फिर हम तीनों का जिक्र कर लेता हूँ, फिर सर आप बता दीजिएगा कहानी। रेशम जी को किस तरह से लॉन्च किया, साइमा जी को, और ये सारे जितने बड़े सितारे आपने लॉन्च किए, किस किस तरह से लॉन्च किए, ढूंढे कहाँ से नगीने? रेशम के बारे में तो ये है कि मैं एक अवार्ड में था, तो उसमें ये मुझे मिली कि मैं फ़िल्म में काम करना चाहती हूँ। अच्छा। मैंने कहा हाँ ज़रूर। फिर ये क्रेडिट देती है मेरी वाइफ को, कि रुखसाना को जी, कि जी मुझे उन्होंने, हालांकि वो जानती भी नहीं थी इसको कुछ भी, तो मैंने इसको कर लिया। तो आई डोंट नो क्यों ऐसा वो क्यों करती है। बहरहाल वो मेरी एक कमिटमेंट थी। फिर एक वक्त आया कि उसने फिर मुझे याद दिलाया, मुझे अपने घर बुलाया। मुझे याद है, इनका एक घर होता था इधर, वहाँ गया मैं। बड़ा वो रमज़ान था, मुझे याद है।
तो शी वॉज शिवरिंग, जब मुझे दे रहे थे ना वो कुछ चाय या, हाँ जी। तो इतनी नर्वस थी, इतनी वो थी। तो मुझे अच्छा लगा कि यार ये पैशनेट है। तो मैंने उसको ना उसका कुछ नहीं देखा हुआ था। वो कहती ना मैंने टीवी किया, ये हाँ। किया, वो किया, मैंने कुछ नहीं देखा हुआ था, ना मैंने आज तक देखा है उसको टीवी पे। फिर इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको मुझे लगा था कि परफेक्ट होने वाली है, इसको डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत है। तो वो फिर मैं बताऊंगा नहीं कि क्या है, लेकिन मैंने उसको कन्वे कर दी। नहीं, मैंने साथ ले जा के उसको ट्रेंड किया, उसको वो सारा कुछ सिखाया, सब कुछ उसका ठीक किया कि ये तुम्हारा गलत है, ये तुम्हारे जो चीज़ें हैं इनको ठीक करो इस तरह, और ठीक कुछ चीज़ें ठीक कराएं भी। तो इंसान को ये याद रखना चाहिए, सिर्फ स्क्रीन के सामने किसी को ले आना और कैमरा चला देना ये कोई काम नहीं है। उस तख्लीक को आपको प्रोसेस से गुजार के उसको एक शाहकार बनाना पड़ता है। और मैंने बहुत बड़े बड़े रोल कराए उनसे, और उसके बाद बहुत फिल्में जो कर रही थी करती रहीं, फिर करती रहो। आपको मैंने अगर 10 फिल्में बनाई हैं तो उन्होंने 70 फिल्मों में काम किया है, तो भी आप अपना 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 वहाँ दिखा देती उन 70 फिल्मों में। मेरी 10 फिल्मों की क्या ज़रूरत थी आपको? तो ये सीन था। और मीरा जी का? मीरा जी को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ठीक है, लेकिन मेरी फिल्मों में ज़रूर काम किया। हाँ। उनके साथ काम करना आसान था या मुश्किल था? नहीं नहीं, वो बहुत सीधी सी लड़की है यार, उसको लोग ऐसे तमाशा बनाते हैं, वो बहुत उसके अंदर बड़ा काम करने का जुनून है। बहुत बहुत सारी जगहों पे उसने प्रूव भी किया है कि वो अच्छी आर्टिस्ट है। अब लोग उसका ऐसे बना लेते हैं, जानबूझ के ऐसा कोई माहौल क्रिएट कर देंगे, इंग्लिश पे ऐसी कोई बात कर देंगे। अब उसको शौक है तो यार ठीक है, हिम्मत है, करने दो उसको। सही। रीमा जी को? रीमा जी को मैंने ये मुझे बुलंदी में मैं राइटर था, ठीक है, और इनको हमारे एक दोस्त थे वो लेके आए थे, शान और ये दोनों, उसमें इंट्रोड्यूस हुए थे। डांस बहुत अच्छा करती थी ये, यही इनकी क्वालिटी थी इंट्रोड्यूस कराने की। बाद में इन्होंने फिल्में भी अच्छी की, परफॉर्मेंस भी अच्छी की, लेकिन डांस इनका हमेशा डोमिनेट किया। सही। जो एक इनमें मेन चीज़ थी, जिस तरह हर अदाकार में होती है, कोई किसी का डायलॉग डिलीवरी अच्छी होती है, किसी के एक्सप्रेशन अच्छे होते हैं, तो इनका डांस था। और सर एंड पे मैं पूछना चाहूँगा कि साइमा जी से मुलाकात कहाँ हुई? साइमा जी से मुलाकात मेरी स्टूडियोज़ में ही, मैं जब राइटर था तो मेरी फिल्मों में इन्होंने रोल किए थे। रोमांटिक तो आपने बता दिया आप थे और हैं भी। हाँ भी, और मैं इसके साथ मेरा बिल्कुल रोमांस नहीं था। मैं अच्छी लड़की थी, कम गो थी, और बल्कि बुलंदी में भी इसको सोचा गया था, लेकिन ये ऑलरेडी चूँकि कर रही थी, तो वो जावेद फाज़ल साहब मेरे जो डायरेक्टर थे वो कहने लगे यार ये कर रही है, हमें बिल्कुल नया फेस लेना चाहिए उससे इंट्रोड्यूस। तो मैंने जब घूंघट बना रहा था तो उस फिल्म में नीली थी। अच्छा। इस रोल में जिसमें साइमा जी हैं। तो नीली को कोई काम पड़ गया, ऐसा हो गया, तो उसने प्रोड्यूसर ने कहा जी आप इसको साइमा जी को कर लें। मैंने कहा हाँ ठीक है कर लेंगे। ये चले गए उनके पास, तो उनको कहती है, घर बैठी हुई थी, सुल्तान रईस साहब की डेथ हो चुकी थी, उनकी ये हीरोइन थी, ठीक है, पंजाबी फिल्मों की थी, छोटी, लेकिन उसको पैड वैड बांध के और ये कपड़े ऐसे पहना के अंजुमन बना के तो पेश करते थे लोग। अच्छा। तो अंजुमन एक अपनी क्लास की खातून थी, उसकी कॉपी साइमा से कराते। ठीक है। साइमा कुछ और थी, ठीक है, जो किसी ने उसको पहचाना नहीं था। तो उसको लिया हमने घूंघट में, और मैंने यकसर उसको चेंज कर दिया। उसको कहा ओरिजिनल जो आप हैं उसमें आए। अच्छा। कोई पैड शैड ना बांधे, कोई ओवर मेकअप नहीं, कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं करना। फिल्म में जब आई तो लोगों ने पहचाना ही नहीं उसको कि ये वही साइमा जो पंजाबी फिल्मों की हीरोइन रही है घूंघट में। वो हिट हो गई वो फिल्म, और साइमा को बहुत पसंद किया गया, जहाँ से उनका कमबैक हुआ। हाँ। और हमारी ज़िंदगी में आ गई। मैं उसी फिल्म से ही, उसी फिल्म के बाद जब वो एक्टिंग कर रही थी तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए मज़ीद, इस पर फिर बोझ डालना चाहिए कैरेक्टर्स का।
वो जब बोझ डाला तो उसने उठाया। उसके अंदर बड़ी एबिलिटी है काम करने की और बहुत शौक से काम करती है। सर आपको कोई एक ऐसी बात अच्छी लगी हो, ठीक है ये तो आपने बता दिया एज फिल्म डायरेक्टर, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, लेकिन आपको क्या चीज़ ऐसी अट्रैक्ट की साइमा जी की जो आपने कहा कि अब जीवन ही इनके साथ गुजारना है बस? कोई एक बात होती है जो टच कर जाती है। मुझे याद है, मैं जहाँ से मैं बहुत सीरियस हो गया था, शूटिंग थी और मैंने उसको घर से लेके जाना था। रास्ते में लाइकिंग हमारी हो चुकी थी, ठीक है, हम पसंद करने लगे थे एक दूसरे को, अच्छी बात है। प्रपोज आपने किया था? मैं वही करने लगा। अच्छा, तो वो गाड़ी में मैंने कहा मैं तुम्हें ले लेता हूँ, इकट्ठे चलते हैं, ठीक है। अपनी गाड़ी तुम पीछे लगा लो। तो ऐसा ही हुआ, मैं लेके जा रहा था तो मैं ड्राइव कर रहा था, तो वो इधर बैठी थी। मैंने अपना हाथ, उसका हाथ ऐसे था तो मैंने अपना हाथ ऐसे उस पर रख दिया। अच्छा, हाथ रखा, उसने ऐसे मुझे देखा, कहती शाह जी ए हाथ फड़े जाना हूँ छड़ना ना। वो तेरी खैर। ये वो मोमेंट था जहाँ अल्लाह फिर अकबर। मैंने आज तक नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह सर, ये खूबसूरत। ये किस्सा सर आपने कहीं और बताया हुआ है या नहीं बताया? हाँ, लोगों को मालूम है। अच्छा, हाँ। क्या बात है। अच्छा सर, और एक चीज़ है कि हमने देखा कि वो इंटरव्यूज़ नहीं देती साइमा जी, जी हाँ। स्क्रीन पे नहीं आती, उसकी क्या ख़ास वजह है कोई? हाँ, ख़ास वजह है उसे। वो कहती मैं जब रिटायर हो जाऊंगी ना मैं फिर इंटरव्यू दूंगी। मैं नहीं उसको, उसे कहती मैं अपने काम में मगन हूँ, मुझे नहीं ये फ़ोटोशूट और ये कंट्रोवर्सी। मतलब ये इस तरह की सारी चीज़ों में आके वो सिर्फ नमाज पढ़ती है, माशाल्लाह। टीवी देखती है और अपने काम पे फोकस करती है। उसे तीसरा कोई ऐसा नहीं। बहुत डिफरेंट खातून है। सही। सर आगे चलते हैं, मुझे ये बताइएगा कि अब जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट्स भी बहुत सी देखी आपने इतने सालों में, कौन सी गवर्नमेंट लगी आपको जिसने आपको सपोर्ट दिया? ठीक है, ये आपने बताया मरियम औरंगज़ेब साहिबा का, इसके अलावा सर पीछे से अगर हम बात करें हिस्ट्री से, तो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट आई थी जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिला, फिल्म बनाने का शौक़ भी पैदा हुआ, सारे मामला? कौन सी ऐसी गवर्नमेंट थी? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी भट्टू साहब के ज़माने में। भट्टू साहब ने एक अदारा फिल्म वालों को बना के दिया था, नेफटेक। अच्छा, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, भुट्टो साहब का बीएन था ये? जी हाँ, बहुत बड़ा इदारा था और फिल्म के लिए काम कर रहे थे। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इदारा भी ख़त्म हो गया उनकी गवर्नमेंट जाने के बाद। ठीक है। और कोई भी देखिए, ये इदारे जो होते हैं ये आपको ब्रिज का काम करते हैं जी। दूसरे ममालिक की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री है, वो आपको अप्रोच करती है कि हम यहाँ फिल्म बनाना चाहते हैं, आप उनको अप्रोच करते हैं कि हम आपके साथ को प्रोडक्शन करना चाहते हैं। आप फेस्टिवल्स करते हैं, आप फेस्टिवल्स में जाते हैं, तो ये एक फिल्म कल्चर जो है ना ये डेवलप होता है, जो बिल्कुल ख़त्म हो गया। कोई इदारा ही नहीं है। अगर कोई हमें मिलना भी चाहता है, हमारी इंडस्ट्री वालों के साथ काम भी करना चाहता है, तो कहाँ रब्ता करें? लिहाजा वो एक इदारा था बहुत अच्छा, वो फिर से बन जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जी हाँ। सही हो गया। सर ये बताइएगा कि कोई ऐसा अदाकार एक या अदाकारा कोई जिस पे आपने बहुत मेहनत की हो, मतलब दिल से, मोहम्मद राना, लेकिन वो अदाकार ना बन सका हो? नहीं, अदाकार तो बहुत अच्छा है मोहम्मद राना, नो डाउट, वर्सटाइल एक्टर है और उसे वो कॉमेडी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, ड्रामा बहुत अच्छा बोल लेते हैं और रोमांटिक है, वर्सटाइल एक्टर है। ठीक है। और अदाकारा? अदाकारा साइमा। अच्छा, ये दोनों ही फिर तो स्टार्स बना दिया आपने। ये कैसे हो सकता है आप किसी पे मेहनत करें और वो बन ना पाए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अच्छा जी, फिर तो आप नालायक हैं। वो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। नहीं, फिर आप नालायक हैं, मेहनत अच्छा, करने वाले। नहीं, मेहनत करने वाले तो सर बहुत माशाल्लाह लायक हैं और टैलेंटेड हैं, लेकिन होता है ना कि कहीं कहते हैं कोई कूप नहीं कर सकते, कूप अप नहीं होता, उनको वो तारी नहीं कर सकते करेक्टर के अंदर अपने आप को कोशिश करने के बाद ये भी। समझाने पे डिपेंड करता है सर। देखें, एक्टर है क्या? हर बंदा एक्टर है। पाकिस्तान में तो खास तौर पर सर हर बंदा एक्टर है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो किस किस्म का एक्टर है। उसको अपना एक्सप्लोर कैसे करना है। देखिए, एक्टिंग सिर्फ इतनी है, सेल्फ नेगेशन, अपनी ज़ात की नफ़ी। ये किरदार है, ये आप है, ठीक है? ये आप इसमें घुस जाएंगे ना, ये तो आप एक्टर बन गए।
अगर आप इधर जा ही नहीं सकेंगे, अपने आप को माइनस करके उस किरदार में दाखिल ही नहीं हो पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा, आप सोच ही नहीं सकते कि उसको कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, तो आप एक्टर बन ही नहीं सकते। सही। एक्टर बनने के लिए आपको अपना आप माइनस करना पड़ता है, अपना आप निकालें और जो किरदार आपको दिया है उसमें घुस जाएं। आप घुस के जब आएंगे बोलेंगे तो आप वो किरदार होंगे, एक्टिंग होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे। सही हो गया सर। एक दौर था जब आर्टिस्ट को मतलब फैमिलीज़, हम लोगों का मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता था, मीडिया फील्ड को बड़ा बुरा समझा जाता था। अब क्या डिफरेंस देखते हैं? हाँ, एक्सेप्टेंस है? बिल्कुल बिल्कुल है, अब तो है, लेकिन पहले तो बुरा काम समझते थे इसे। इसमें एक वाक़या भी है, मैं अक्सर सुनाता हूँ। मैं इंटरव्यू करा रहा था तो एक खातून पढ़ी लिखी पढ़ी, वो भी सोशल वर्कर थी या क्या था, वो भी इंटरव्यू में शामिल थी। तो मैं आके बैठा ही तो उन्होंने मुझ पर बरसात कर दी अपने जुमलों की। अच्छा। हाँ, क्या आप बकवास काम करते हैं, आपको मिलता ही नहीं, बाज़ार से लड़कियां ले आते हैं आप, उनको आप हीरोइन बनाते हैं, ना उनको बोलना आता है, ना उनकी चाल, ना उनका फैशन, ना उनकी कोई तालीम, आपको पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं मिलती, आप किस किस्म के फिल्म वाले हैं? जो फिल्म वालों को रगड़ दिया, मुझे तो पसीने आ गए। मैंने कहा यार ये बड़ा गड़बड़ हो गया। तो मेरी बारी आई, मैंने कहा मैडम मैंने सोच लिया है। अब मैं आपको आस्क करूँ? नहीं कि मैं अब वहाँ से बाज़ार से लड़की नहीं लूँगा, आपकी बेटी को लूँगा। यकीनन वो पढ़ी लिखी होगी, अच्छे घर की भी है, जो आप कहती हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग? मैंने कहा जो आपने कहा है। अब ये कहना अच्छे घर की लड़कियाँ नहीं मिलती, दे ना लड़की, बातें ही करनी। तो इस हद तक हमें हेट करते थे लोग। तो अब तो नहीं है, अब तो आती हैं लड़कियाँ, पढ़ी लिखी लड़कियाँ आती हैं, पढ़े लिखे लड़के आते हैं, हाईली क्वालिफाइड बच्चे आते हैं, और काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बस ना मुल्क के हालात ठीक हो जाएं तो वो नुमाया भी हो जाएंगे। लगता है ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। उम्मीद है सर। उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। अल्लाह करे इंशाल्लाह हम भी देखें, मतलब कि हालात बेहतर हों। हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। सही बात है। इतनी फिल्म्स बनाई, पैसा कमाया। बिल्कुल कमाया, इज्जत कमाई, पैसा कमाया। कैंची चप्पल में आए थे, पजामे में आए थे, पतलून में आ गए, सूट में आ गए, गाड़ियों में आ गए, पैदल जाते थे स्टूडियो से घर। 4 साल 5 साल ऐसे चलते रहे, बस में बैठने का भी किराया नहीं होता था। तो सब कुछ दिया इस फिल्म इंडस्ट्री ने, सब इसी से कमाया। ऑफ कोर्स। आज मैं अपना स्टूडियो का मालिक हूँ, मेरा अपना स्टूडियो है, मेरे अपने कैमरे हैं, अपनी लाइट्स हैं, अपना हर चीज़ है। कोई नेटवर्थ क्लेम करना चाहेंगे? जो कमाया है, जो भी, वो फिल्म इंडस्ट्री पे लगा दिया, मतलब स्टूडियो बना लिया, कैमरे ले लिए, ठीक है, इन चीज़ों पे लगा के अपने काम को आगे बढ़ाया। अच्छा सर, कई डायरेक्टर्स हमने सुना है कि अपनी पर्सनल चीज़ें, लाइक इवन अपने ज़ाती घर बेच के फिल्म बना देते हैं। गाड़ी अपनी पर्सनल यूज़ की बेच के घर वो जो है फिल्म बना लेते हैं। बिल्कुल, मैंने बेचा है। तो क्या क्रेज होता है सर कि आप इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं? मतलब एक नॉर्मल बंदा जो इसी फिल्म से तो कमाए होते हैं, यहीं से कमाए होते हैं। ये नहीं सोचते कि किराए पे आ जाएंगे, नहीं, मामला इस तरह ये सोचते हैं कि अब 2 घर हो जाएंगे, ये भी तो सोच लेते हैं। तो वो कोई बात नहीं है। आपने क्या कहा सर? आपने क्या बेचा? मैंने मेरी एक फिल्म थी, वोटी लेके जानी है। अच्छा। तो पैसे कम पड़ गए, नहीं आ रहे थे कहीं से, तो मेरा एक प्लॉट था, मैंने वो बेचा और फिल्म मुकम्मल कर ली, दोबारा फिर ले लिया। दोबारा ले लिए, मतलब फिल्म चल रही है। तो सर कोई फ्यूचर के प्लान्स और कुछ हमारी ऑडियंस के साथ कोई बात अच्छी शेयर करना चाहें? देखिए, प्लान यही है, फिल्म बनाएंगे, फिल्म के लिए जीते हैं, फिल्म के लिए जी रहे हैं। सर मुझे कब कोई रोल मिलेगा? बस आज मिले हैं, आपकी सूरत आंखों में बसा ली है, तो आपके मुताबिक डेफिनेटली मैं तो ढूंढता रहता हूँ आप जैसे टैलेंटेड लोगों को, बच्चों को, जो फिल्म लवर हों, जैसे सबसे पहले तो ये है कि आप
अगर एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, तो पहले आप फिल्म से लव करें, उसको 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 इज्जत का बाइस समझें, यस। फिर तो आप कुछ बनेंगे, वरना नहीं। तो ज़रूर मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप करें काम, तो डेफिनेटली। व्हाई नॉट। तो बाकी बेहतरीन बात क्या कहनी है हमने, लोग बहुत सियाने हो गए हैं। बस यही कहूँगा कि जो अच्छा करे उसके साथ अच्छा करें, उसके साथ जब आप बुरा करेंगे तो वो अच्छा करने वाला जो है वो ये सोचेगा कि अब ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए अच्छाई का, तो ये सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। डू गुड, अपने ऊपर लें बात को। जैसे वो रेशम की बात मैंने अपने ऊपर लिया है, उसको तो कुछ नहीं कहा ना मैंने कहना है। वो खुद रात को कभी लेटेगी, सोचेगी, तो उसको समझ आएगी कि उसने क्या कहा है और क्या उसको कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।